सो है गाइस, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं पेपर नंबर 4 का बिजनेस इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इस पूरे चैप्टर में 3 यूनिट्स है और सबसे बड़ा चैप्टर है पूरी बुक का। पहली फर्स्ट 2 यूनिट जो है वो सी कैटेगरी में आती है एबीसी एनालिसिस में, और जो थर्ड यूनिट है सप्लाई से रिलेटेड लॉ ऑफ सप्लाई, वो ए कैटेगरी में आती है। तो वैसे तो पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है और हमने कर रखा है ये 11th क्लास में। तो देख लेते हैं। सबसे पहली यूनिट है लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या क्या पढ़ेगी। एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ डिमांड पढ़ेगी, कि क्या डिटरमाइन करती है डिमांड्स को, वो पढ़ेगी। लॉ ऑफ डिमांड्स को समझेगी, डिफरेंस समझेगी कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व क्या होता है। उसके बाद इलास्टिसिटी क्या होती है, उसे कैसे मेजर करती है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस ग्रोथ एंड इनकम इलास्टिसिटी पढ़ेगी। उसके बाद इलास्टिसिटी कैसे डिटरमाइन होती है वो पढ़ेगी। उसके बाद इम्पोर्टेंस पड़ेगी डिमांड फोरकास्टिंग की और टेक्निक्स पड़ेगी फोरकास्टिंग की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट यूनिट बहुत बड़ी है, पूरा चैप्टर इस वीडियो में करना है तो वीडियो बहुत लंबी होगी। ओके, तो एक्चुअल में डिमांड होता है क्या? डिमांड वही जैसे हमने पढ़ रखा है, डिमांड्स रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विस दैट बायर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज एट द वेरियस प्राइस लेवल एट द वेरियस प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जो वो विलिंग भी है और एबल भी है। विलिंग एक होती है डिज़ायर, हमारी डिज़ायर है कि हमारा बहुत बड़ा घर हो, लग्जरी हाउस हो। लेकिन डिमांड वो तब बनती है जब हम एबल भी हो, कि हमारे पास कैपेसिटी भी होती है कि हम वो अपनी अपनी जो विलिंगनेस है, अपनी जो डिज़ायर है उसको फुलफ़िल कर सकें। तो जो इफेक्टिव डिमांड है, इफेक्टिव डिमांड मतलब इस जो डिमांड सप्लाई की इक्वल होती है, वैसे उसे इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। तो इफेक्टिव डिमांड जो है 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होती है, कि हमारी सबसे पहले डिज़ायर हो, उसके बाद हमारे पास मीन्स टू परचेज हो, उसके बाद हमारी विलिंगनेस टू यूज़ दोज मीन्स। कि मेरे पास 100 रुपये है और मैं चाहता हूँ कि मैं चॉकलेट लूँ, एक बड़ी सी चॉकलेट लूँ डेयरी मिल्क की, फ्रूट एंड नट की। तो अब 3 चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले मैं डिज़ायर कि मेरी डिज़ायर है, मैं लेना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे पास मीन्स भी है, 100 रुपये भी है। लेकिन अगर ऐसा ना हो कि मेरे को बस चॉकलेट मिल जाए, मैंने 100 रुपये खर्चना नहीं चाहता, तो मेरे पास विलिंगनेस नहीं है कि मैं इन 100 रुपये को खर्च कर ये चीज़ लूँ। तो तीसरा फैक्टर मिसिंग है। तो ये डिफरेंस है विलिंगनेस और डिज़ायर में, कि मेरे को चाहिए और लेकिन मैं उसके लिए ये मीन्स यूज़ भी करना चाहता हूँ अपना, ये जो मेरे पास है कैपेसिटी है। Unless desire is backed by the purchasing power and the ability to pay and the willingness to pay, it does not constitute demand. तो डिमांड वही है जो हम खरीद सकते हैं और खरीदना भी चाहते हैं by using our means। और इफेक्टिव डिमांड along would be the figure of economic analysis and business analysis। तो खाली खाली डिज़ायर जो है वो कंस्टिट्यूट नहीं करती कोई भी डिसीजन। इफेक्टिव डिमांड ही सारी जगह यूज़ होएगी। ठीक है, 2 things that are to be noted about the quantity demanded. The quantity demanded is always expressed in the given price. At different price, different quantities of commodities are generally demanded। तो हम आगे देखेंगे कि हर हर प्राइस लेवल पे डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड होती है, कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जैसे जैसे प्राइस बढ़ता रहता है वैसे क्वांटिटी डिमांडेड कम होती रहती है। इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। वैसे आगे पढ़ेंगे हम। उसके बाद सेकंड पॉइंट कहता है कि द क्वांटिटी डिमांडेड इज़ अ फ्लो, बल्कि एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। और वी आर कंसर्न नॉट विद अ सिंगल एसोसिएटेड परचेज बट वी आर with a continuous flow of purchase and we must therefore express the demand as so much period। बल्कि हाँ, जो स्टॉक होता है वो एट अ पर्टिकुलर टाइम होता है, लेकिन जो फ्लो होता है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो हमने जो डिमांड है जैसे कि हमने पढ़ा है अभी कि फ्लो कंसेप्ट है, तो हमें उसे ऐसे एक्सप्रेस करना चाहिए कि एज पर पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के साथ में हमें उसे एक्सप्रेस करना चाहिए। हम कोई स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं है कि इस पर्टिकुलर पीरियड पे इतनी डिमांड है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दे रखे है 1000 डजन्स ऑफ ऑरेंज पर डे, कि एक दिन में 1000 डजन ऑरेंज की डिमांड आती है पर वीक। कैसे? कि पर पीरियड ऑफ टाइम हमें उसको एक्सप्रेस करना चाहिए। कोई स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई फ्लो, ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है डिमांड। ठीक है, बाय शॉर्ट
Demand we meant various quantities of given commodity or service which the consumer would buy in one market during a given period of time at various prices and various at or at various income or at various prices related to the good. ठीक है ना? उसके बाद जो डिमांड होती है क्या क्या फैक्टर्स उस डिटरमाइन करते हैं उसे, जो डिमांड है वो कम ज़्यादा किन किन फैक्टर से होती है। ठीक है, तो ये कुछ 4-5 फैक्टर्स है जो कि डिमांड को डिटरमाइन करते हैं, 5 से तो ज़्यादा ही है वैसे। तो सबसे पहले कमोडिटी ऑफ डिमांड की नहीं प्राइस ऑफ द सॉरी द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो जितनी ज़्यादा प्राइस होगी जो गुड है उसकी प्राइस ही तो सबसे पहले डिमांड करती है। अगर कोई गाड़ी हमें 5 रुपये में मिल रही है तो डिमांड कितनी होगी उसकी, बहुत ज़्यादा डिमांड होगी उसकी, क्योंकि प्राइस पे ही तो डिमांड करती है। और एक गाड़ी हमें जो जिसकी प्राइस पहले लाख रुपये थी अब वो 1 करोड़ की होगी तो उसकी डिमांड क्या रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगी। तो यही है कि जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है वो इन्वर्सली रिलेटेड है उसके प्राइस से। जितनी ज़्यादा ये एक लॉ ऑफ डिमांड में भी हम पढ़ेंगे आगे कि ये लॉ है कि जितनी ज़्यादा डिमांड जितनी ज़्यादा प्राइस बढ़ती जाती है उतनी ज़्यादा उसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती रहती है, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। तो प्राइस ऑफ द क्वांटिटी कमोडिटी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, इसमें केस उल्टा है कि देखो अब जैसे रिलेटेड कमोडिटी ऐसे होते हैं कि दो तरह की रिलेटेड गुड्स हो सकते हैं, या तो कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं या कॉम्पिटिटिंग सब्सटीट्यूटिंग गुड्स हो सकती है। जैसे चाय का TEA, टी का जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है वो शुगर है, ठीक है, और इसका जो सब्सटीट्यूट गुड है कॉम्पिटिटिंग गुड्स जिसे हम कहते हैं वो है कॉफ़ी। तो जो टी है उसका अगर अगर उसकी डिमांड बढ़ेगी तो नहीं, मान लो प्राइस से लेता हूँ, प्राइस दे रखा है ना, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड। अगर शुगर की डिमांड शुगर का प्राइस कम हो गया, ठीक है, शुगर का प्राइस कम हो गया तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, और इसकी डिमांड बढ़ेगी तो शुगर की भी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि चाय बिना शुगर के तो बन ही नहीं सकती इन द नॉर्मल केस। और अगर ये दोनों कॉम्पिटिट गुड है, मतलब कि लोग या तो इसको ले सकते हैं या इसको ले सकते हैं, इसके केस में ऐसा नहीं है, इन दोनों को साथ ही लेना पड़ेगा। तो इस और अगर इसकी डिमांड बढ़ जाएगी तो इसके कंज्यूमर्स इस पर शिफ्ट कर जाएंगे तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो ये रिलेशन होता है। और इसका अगर प्राइस बढ़ जाए और इसकी डिमांड कम हो जाए तो इसकी डिमांड भी कम हो जाएगी और इसकी डिमांड बढ़ जाएगी फिर, क्योंकि इसके कंज्यूमर इस पर सब्सटीट्यूट कर जाएंगे। तो वही क्या रखे हैं इसमें, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड में कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो सकती है, सब्सटीट्यूटिंग गुड हो सकती है। जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं विच आर बोथ एंड कंज्यूम टुगेदर एंड स्टिमुलसली, मतलब कि देखो शुगर एंड टी का दे रखा है, ऑटोमोबाइल एंड पेट्रोलियम, पेन एंड इंक, ठीक है, एंड इसमें क्या रिलेशन है इनके बीच में, एंड इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ वन कॉजेज एंड इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ अदर। जैसे टी की प्राइस टी का डिमांड बढ़ी तो शुगर की भी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ी जाएगी, ठीक है। लेकिन व्हेन टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट फॉल, हाँ वही अब प्राइस का रिलेशनशिप बता रखे हैं। फॉल इन द प्राइस ऑफ वन विल कॉज द डिमांड ऑफ द अदर टू राइज। फॉर एग्जांपल अ फॉल इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल ड्रिवन कार्स वुड लेड टू द राइज इन द डिमांड ऑफ फॉर पेट्रोल। सिमिलरली कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के केस में, ठीक है, मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि डिमांड ऑफ एक्स इक्वल टू डिमांड ऑफ वाई, अगर एक्स एंड वाई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। अगर एक्स एंड वाई सब्सटीट्यूटिंग गुड है तो डिमांड ऑफ एक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शन होएगी डिमांड ऑफ वाई के। when two goods are competing goods or substituting goods, when they satisfy the same want and can be used at with ease in the place of another, कि एक दूसरे की जगह पे यूज़ किए जा सकती है। तो उस केस में जो डिमांड ऑफ वन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिमांड ऑफ सेकंड के, ठीक है। उसके बाद है डिस्पोजेबल इनकम। अब इनकम ये एक तरह से इनकम तो एक मैक्रो कॉन्सेप्ट हो गया कि इनकम पे भी बहुत ज़्यादा डिमांड वो करती है,
कि इनकम ऑफ द पीपल क्या है। अगर अगर जैसे अगर हम देखें, कोई लग्जरी कार की देखें, BMW की देखें, तो उसकी डिमांड कब बढ़ेगी और कब कम होएगी, इसको डिपेंड करते हैं कि इनकम ऑफ द पीपल। अगर करोड़ जो बिलियनर्स या मिलियनर्स हैं उनकी अगर क्वांटिटी या संख्या बढ़ जाएगी तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, और अगर वो कम हो गए तो उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। तो डिमांड लेवल ऑफ इनकम पे भी डिपेंड करती है। द नेचुरल रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्पोजेबल इनकम एंड द क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंडेड ऑन द नेचर ऑफ द गुड। नेचर ऑफ द गुड पे भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल गुड होते हैं उनका डायरेक्टली, हाँ जी, तो बात हो रही थी नेचर ऑफ गुड्स की। तो सबसे पहले होते हैं जो नॉर्मल गुड्स, जो बहुत सारे ज़्यादातर गुड्स होते हैं वो नॉर्मल गुड्स ही होते हैं। और इसमें क्या होता है, जो डिमांड होती है वो बढ़ती है जब जब इनकम बढ़ती है। तो जो डिस्पोजेबल इनकम है वो प्रोपोर्शनल होती है टू द डिमांड। तो जैसे कि हाउस होल्ड फर्नीचर, क्लोथिंग, ऑटोमोबाइल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, सेमी ड्यूरेबल्स, ये सारे के सारे इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। और इनकम जब जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, और जब इनकम कम होती है तो इनकी डिमांड कम हो जाती है। और दूसरी कैटेगरी है इन्फीरियर गुड्स। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड जो होती है वो या तो लो इनकम ग्रुप वाले लोग कंज्यूम करते हैं। जैसे जैसे अगर उनकी डिमांड, उनकी एक जैसे एक सर्टेन लेवल पे, एग्जांपल क्या दूँ मैं आपको, एग्जांपल हो गया बाइक्स में। अगर बाइक्स की ऑटोमोबाइल्स में देखूँ तो एक स्प्लेंडर है। स्प्लेंडर की जो डिमांड है, जब जब लोअर लेवल की डिमांड वो बढ़ेगी, क्या बोलते हैं उसकी, इनकम बढ़ेगी, तो स्प्लेंडर की डिमांड एक तक तो इंक्रीज़ होएगी। लेकिन जब बहुत ज़्यादा बल्कि बढ़ती रहेगी तो ये भी एक तरह से अपर मिडिल क्लास में आ जाएगी। तो ये भी शिफ्ट कर जाएगी अब नए ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स पे, पल्सर या किसी और पे, समझ गए। तो ऐसे इसे बोलते हैं इन्फीरियर गुड्स, जो सिर्फ जिनकी डिमांड जो है एक टाइम तक ही बढ़ती है, और उसके बाद अगर इनकम बढ़ती है तो इनकी डिमांड घटनी शुरू हो जाती है। देयर आर सम कम्युनिटी विच द क्वांटिटी डिमांडेड राइज अप टू द सर्टेन लेवल ऑफ इनकम एंड डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द मनी बियॉन्ड दिस लेवल, ठीक है। उसके बाद एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जैसे कि फूड ग्रेन्स, फ्यूल, कुकिंग ऑयल एंड नेसेसरी क्लोथिंग satisfy the basic necessity of life, are consumed by all the individuals of the society. The change in the consumer income although will cause increase in the, कि जैसे ये जो है सारे के सारे ये गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सारे के सारे यूज़ करते हैं। तो अगर किसी की इनकम बढ़ेगी, जो कंज्यूमर इनकम जब बढ़ती है तो डिमांड तो बढ़ती है, लेकिन जो वो एज़ कम्पेयर टू इतनी डिमांड नहीं बढ़ती, ठीक है ना। अब किसी के घर में दाल आ रही है तो ये तो नहीं वो कि वो ज़्यादा पैसे कमाने लग गया तो ज़्यादा दाल आएगी, वो उतना तो कंज्यूम करेगा ही ना एक तरह से, कि जो इंक्रीज़ इन इनकम है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द इंक्रीज़ इन डिमांड। उसके बाद आता है डिमांड ऑफ द लग्जरी गुड और प्रेस्टिजियस गुड। ये इनकी हमेशा की हमेशा, इनकी तो पहले डिमांड होती ही नहीं है, और लेकिन जब जब लेवल इंक्रीज़ होता है इनकम का, इनकी भी डिमांड बढ़ती रहती है। Business managers should be always aware of the nature of the good which they produce or the nature of need which they produce products satisfy. The nature of the relationship of the quantities demanded will with charge in the buyer income. जो बिज़नेस मैनेजर्स है, जो बिज़नेस ऑपरेटर्स है, उन्हें इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि वो जिस इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं उस इंडस्ट्रीज़ में गुड्स का क्या नेचर है, तो डिमांड कैसे मूव करेगी अलॉन्ग विद द मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल जो कि है बायर्स इनकम, ठीक है। उसके बाद टेस्ट और प्रेफरेंस, ये भी डिमांड को बहुत ज़्यादा करती है। जैसे वेस्टर्न कल्चर शिफ्ट हो रहा है इंडिया में, तो जो टेस्ट है लोगों का बदल रहा है, तो जो डिमांड ऑफ वेस्टर्न प्रोडक्ट्स है या वेस्टर्न फैशन स्टाइल है वो अब ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसे डिमांड बढ़ रही है। कोई भी ट्रेंड अगर आ गया, अगर कोई ट्रेंड पुराना हो गया तो उसकी डिमांड नहीं आएगी। अब जैसे ये मेरा टाइम आएगा कि टीचर शर्ट की डिमांड सिर्फ छोटे टाइम तक थी, ठीक है। अब कोई पहने तो एक तरह से लगेगा पुरानी टी शर्ट पहन कर रखा, ठीक है ना। एक्सटर्नल इफेक्ट ऑन यूटिलिटी सच एज डिमोनेटाइजेशन इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, सॉरी।
verbal effect snow to play an important role in determining the effect. A term coined by refers the desire of the people to illuminate the consumption behavior of others. कि दूसरे डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ये होता है कि दूसरे जो डिमांड कर रहे हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं, वही हम चीज़ कंज्यूम करें, ठीक है ना. इन्फ्लुएंसर्स, ये वो चीज़ होगी. बैंड वैगन इफेक्ट रेफर्स टू द एक्सटेंट विच द डिमांड ऑफ द कम्युनिटी इंक्रीज ड्यू टू द फैक्ट दैट अदर्स आर कंज्यूमिंग द सेम. कि सभी के सभी ये हमें ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल जैसे, तो सोसाइटी से मिलजुल कर रहने में जो सोसाइटी प्रोडक्ट यूज़ कर रही है वही हम यूज़ करें, इसके लिए हम वही कंज्यूम करते हैं जो अदर पीपल कंज्यूम करते हैं, ठीक है. स्नोब इफेक्ट ये कहता है इफ़ वी रेफर टू द एक्सटेंट ऑफ विच द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर वुड डिक्रीज ऑनिंग टू द फैक्ट दैट अदर आर. अब जो रिच पीपल है, जो कुछ होते हैं ना, कुछ पीपल जो सबसे अलग होने चाहते हैं, ये स्नो फैक्ट वो है. ये दोनों एक तरह से वो है, कॉम्पीटिंग फैक्ट है, कॉन्ट्ररी इफेक्ट है. स्नो फैक्ट होते हैं जो पीपल दूसरों से अलग रहना हमेशा चाहते हैं कि कॉमन हर्ड में हम ना आए, तो वो यूज़ नहीं करते जो दूसरे लोग यूज़ करते हैं. उसके बाद हायर प्राइस्ड गुड्स आर कंज्यूम एज अ स्टेटस सीकिंग. कि लोग सोचते हैं जितना ज़्यादा महंगा होएगा उतना ज़्यादा अच्छा होएगा. इसे वर्बलन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है. तो ये 4 इफेक्ट है, ये चारों के चारों पूछे जा सकते हैं. इसमें होता है कि दूसरे जो यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ करे, इसमें जो जो सोसाइटी यूज़ कर रहे हैं वही यूज़ करे. स्नॉब इफेक्ट में होता है कि जो सोसाइटी यूज़ कर रही है उससे हम अलग रहे. और वर्बलन इफेक्ट में ये होता है कि हायर प्राइस जो जितनी महंगी होगी उतना अच्छा होगा, ये थिंकिंग करना. तो ये सारे टेस्ट की बात है. ठीक है. उसके बाद है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस. कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग द फ्यूचर प्राइस, इनकम, supply condition etc. influence current demand. If consumer expect increase in the future price, अब कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, अगर लोग सोचते हैं कि जैसे कि प्याज के भाव बढ़ने वाले हैं अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते, अगर और 100 तक पहुँचेगी जैसे, तो वो सोचते हैं कि बोरा ला कर रख लेते हैं, तो उस केस में डिमांड बढ़ जाएगी उस टाइम पे. और अगर सोचते हैं कि घटने वाले हैं अभी नहीं खरीदते, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी उस टाइम पे. तो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है डिमांड को. उसके बाद अदर फैक्टर्स में आ जाता है साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन. जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा उतना ज़्यादा डिमांड होगी, ठीक है ना. अब इंडिया में ज़्यादा पॉपुलेशन है तो यहाँ कहते हैं कि मार्केट बड़ा है, मतलब मार्केट बड़ा है, यहाँ पर कंज्यूमर ज़्यादा है, ठीक है ना. एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कि अगर किसी कंट्री में ज़्यादा यूथ की ज़्यादा है तो यूथ वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो ज़्यादा बिक्री. और जहाँ पर ओल्ड जनरेशन ज़्यादा है वहाँ जेनेरिक प्रोडक्ट जो होते हैं जैसे दवाइयाँ वगैरह वो बिकेगी. तो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन भी होता है. लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, कि कितनी हायर द नेशनल इनकम, हायर विल बी द डिमांड फॉर ऑल द नॉर्मल गुड्स एंड सर्विसेज. जितनी ज़्यादा नेशनल इनकम होगी उतनी ज़्यादा डिमांड होगी, क्योंकि नेशनल इनकम, हाँ. और अगर वेल्थ ऑफ द कंट्री, अगर इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, the propensity to consume will be relatively less, because the propensity to consume of rich people is less than the demand of will be comparatively less. If the अगर इनइक्वालिटी ज़्यादा है, इनइक्वालिटी ज़्यादा है तो डिमांड कम होगी. अगर इनइक्वालिटी कम है बल्कि इक्वालिटी ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा होगी. यहाँ मैंने इनइक्वालिटी का नहीं लिखा. ओके. उसके बाद अदर फैक्टर के फोर्थ है कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट.
कि कंज्यूमर को क्रेडिट अगर किसी ने कार लेनी है, तो अगर क्रेडिट फैसिलिटी है उसके पास, तो वो कार ले लेगा लोन पे। तो जितनी ज़्यादा क्रेडिट फैसिलिटी होगी उतना ज़्यादा डिमांड होगी। अगर देखो क्रेडिट तो मिल रहा है लेकिन इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा वैसे वैसे क्रेडिट लेने की कम होगी और वैसे वैसे डिमांड कम होगी। ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ है वो है गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रेगुलेशन, कि गवर्नमेंट ने अगर टैक्स, गवर्नमेंट की जो ये फिजिकल पॉलिसी होती है इसमें टैक्स और सब्सिडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है। किसी प्रोडक्ट पे, किसी एक प्रोडक्ट पे टैक्स बढ़ा दिया जाए तो उसके प्राइस बढ़ जाएगा, जो जनरल प्राइस जो उसका पब्लिक को पे करना पड़ेगा प्राइस, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। अगर सब्सिडी दे दी किसी प्रोडक्ट पे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो यही चीज़ है, लिख रखिए। तो ये सारे फैक्टर्स है, ये सारे याद करने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए क्योंकि MCQ बेस आना ही है। उसके बाद डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन स्टेट एंड इक्वेशन फॉर्म relationship between the demand of the product and its determinants। तो ये कह रहे हैं डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मनी। ये तीन इन्होंने डिटर्मिनेंट्स दे रखे हैं, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ द रिलेटेड कंज्यूमर। और ये सबसे तीन इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स है ऑफ ऑल द डिटर्मिनेंट्स जो डिमांड को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जो प्राइस है वो इनडायरेक्टली इन्वर्सली मतलब प्रोपोर्शन है टू द डिमांड, या डिमांड इन्वर्सली प्रोपोर्शन है प्राइस के। ठीक है। द ग्रेटर द अमाउंट टू बी सोल्ड द स्मॉलर मस्ट बी द प्राइस एट विच इट इज ऑफर्ड इन ऑर्डर टू that it may find purchases, or in other words the amount demanded increases with fall in the price and diminishing with rise in the price। जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो कम होना चाहिए अगर हम ज़्यादा बेचना चाहते हैं। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट द अदर थिंग्स बीइंग इक्वल एंड द प्राइस ऑफ goods rises the quantity demanded of that good falls, inversely relationship between the price and the demand। ठीक है। उसके बाद प्राइस शेड्यूल बताता है, प्राइस शेड्यूल जो है एक टेबल होता है और वो बताता है कि क्वांटिटीज ऑफ गुड्स दैट द बायर वुड चूज टू परचेज एट द डिफरेंट प्राइस पर यूनिट टाइम। ठीक है। तो इसमें ही हम देख सकते हैं जैसे जैसे प्राइस कम होते जा रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जा रही है। और इसी को अगर हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में कर दे तो उसे डिमांड कर्व कह देते हैं। डिमांड कर्व ऐसे जाता है, ठीक है ना। उसके बाद द कर्व इज कॉल्ड डिमांड कर्व। द नेगेटिव और द डाउनवर्ड स्लोप इंडिकेट दैट द क्वांटिटी डिमांडिंग इंक्रीजेज एज द प्राइस फॉल्स। ठीक है ना। इसमें प्राइस हमेशा वाई एक्सिस पे आता है और क्वांटिटी डिमांडेड एक्स एक्सिस पे आती है। प्राइस हमेशा किसी भी कर्व में वाई एक्सिस पे ही आता है। इफ द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट फॉलो अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन then the demand curve will be non-linear. Linear demand curve provide a conventional tool for analysis। उसके बाद मार्केट डिमांड शेड्यूल। ये मार्केट डिमांड शेड्यूल था द टोटल क्वांटिटी, बल्कि ये इकोनॉमी एज अ होल था। ये किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए या स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए होगा, ये एज अ इकोनॉमी एज अ होल के लिए। ये कैसे बनता है कि सभी के सभी प्रोडक्ट्स की का टोटल कर देती है। इट इज़ द टोटल क्वांटिटी दैट ऑल द बायर्स ऑफ द कमोडिटी आर विलिंग टू बाय पर यूनिट ऑफ टाइम एट द गिवन प्राइस और अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। टोटल डिमांड, मार्केट डिमांड जो होता है क्वांटिटी डिमांडेड बाय ईच इंडिविजुअल इन द मार्केट। इसमें भी क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड लगता है तो क्वांटिटी डिमांडेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है टू द प्राइस ऑफ द कर्व। ठीक है। द मार्केट डिमांड कर्व। द मार्केट डिमांड कर्व फॉर द गुड एक्स रिप्रेजेंट द quantity of the good demanded by all the buyers for the good x। The demand curve is obtained by the horizontal summarizing of all the individual
डिमांड्स, यहाँ पर प्राइस है, यहाँ पर यूनिट्स है। A is a vertical intercept and B is the slope. The straight line demand curve we hold every constant describe the function. डिमांड फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं जिसमें जो A है वो वर्टिकल इंटरसेप्ट है और जो B है वो स्लोप है। ठीक है, वर्टिकल इंटरसेप्ट मेरे ख्याल से ये पॉइंट होगा 30 20 30, और P जो है प्राइस है। अब आगे रीज़न बता रखे कि लॉ ऑफ डिमांड होता क्यों है। ये इक्वेशन आपको याद ही करनी पड़ेगी, ये डिमांड इक्वेशन है। ठीक है, आगे बता रखे कि लॉ ऑफ डिमांड के जो ये जो होता है कि प्राइस इन्वर्सली रिलेटेड है डिमांड के, या डिमांड इन्वर्सली रिलेटेड है द प्राइस ऑफ द क्वांटिटी के, ऑफ द कमोडिटी के। ऐसा होता क्यों है? तो ये दे रखे हैं 4-5 रीज़न दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं रीज़न। तो सबसे पहले है कि प्राइस इफेक्ट ऑन द फॉल ऑफ द प्राइस। जब प्राइस गिरता है तो क्या क्या होता है ये बता रखा है। तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट लगता है कि होता है कि चाय वाला को चाय और कॉफ़ी वाला केस लेते हैं। तो जब प्राइस के ये टी के प्राइस कम होएगी तो जो कॉफ़ी के कंज्यूमर्स है उनके लिए जो टी है वो सस्ता पड़ेगा, तो वो इस पे मूव कर देगी। तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ये कहता है कि टी जब कॉफ़ी के सब्सटीट्यूशन में है और टी के प्राइस कम हो जाते हैं तो लोग कॉफ़ी वाले जो कस्टमर है, कंज्यूमर्स है, वो टी पे स्विच कर देंगे। ठीक है, और ये चीज़ स्ट्रांगली कब होगी? जब द गुड्स हैव आर स्ट्रॉन्ग सब्सटीट्यूट। जब ये स्ट्रॉन्ग सब्सटीट्यूट है, वैसे ये इतने स्ट्रॉन्ग सब्सटीट्यूट नहीं है, लेकिन और भी जैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे बॉल पेन और जेल पेन, ये स्ट्रॉन्ग सब्सटीट्यूट है। अब देखो ये सेकंड पॉइंट कह रहा है द कॉस्ट ऑफ स्विचिंग टू द सब्सटीट्यूट। अगर कॉस्ट लो है, जैसे एक डीजल और पेट्रोल तो सब्सटीट्यूट है, लेकिन किसके पास अब डीजल वाली गाड़ी है और पेट्रोल सस्ता हो गया, तो वो पेट्रोल के ऊपर थोड़ा ना स्विच कर सकता है, वो उसके लिए तो स्विचिंग कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा पड़ जाएगी। तो उस केस में जितनी कम स्विचिंग कॉस्ट होगी उतना ज़्यादा ये सब्सटीट्यूट इफेक्ट उतना ज़्यादा होएगा, और जो इनकन्वीनियंस होती है स्विच करने में, कुछ इनकन्वीनियंस होएगा, वो भी लोअर होनी चाहिए। पता चले कि डीजल वाली गाड़ी ही बंद हो गई है वरना। ठीक है, उसके बाद है अब इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट कहता है कि जब किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती है तो कंज्यूमर्स की रियल इनकम एक तरह से बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा खरीद सकते हैं उसी अपनी एग्जिस्टिंग इनकम से ही। तो इसी से कहते हैं इनकम इफेक्ट, क्योंकि एक ही अगर इनकम बढ़ जाती है तो वो ज़्यादा खरीद सकते हैं, इसके कारण वो उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है। अगर इनकम बढ़ती है तो वैसे ही डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, वैसे यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ लिख रखी है कि ये इन्फीरियर गुड्स के केस में नहीं होता। इन्होंने कह रखी है कि जो इनकम इफेक्ट है वो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है, तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, और आगे क्या रखा है कि इन केस ऑफ एन inferior good the expansion of demand due to the fall in the price will take place only when if the inferior good outweighs the income effect। ये लाइन मेरे को समझ नहीं आई वैसे, ये क्या कहने जा रहे हैं आउटवेजेस का मतलब कि इंफीरियर गुड्स में तभी होएगा जब सब्सटीट्यूशन इफेक्ट आउटवेट कर देगा इनकम इफेक्ट को। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है उसके बाद है यूटिलिटी की। देखो ये यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पता है ना आपको कि हर एक प्रोडक्ट की कुछ सेटिस्फेक्शन होती है, कुछ यूटिलिटी होती है। ठीक है, और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ कहता है कि जितना ज़्यादा हम प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे उतनी ज़्यादा यूटिलिटी उससे हर बार कम होती रहेगी। ठीक है, तो कंज्यूमर जो है हमेशा इक्विलिब्रियम में रहना पसंद करता है और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पाना चाहता है वो उस पर्टिकुलर प्राइस पे। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी वो कंज्यूम करना चाहता है उस प्राइस उसी एक ही प्राइस पे। तो जब प्राइस कम हो जाएगा तो यूटिलिटी तो उतनी ही रहेगी, तो उसके कारण वो डिमांड अपनी बढ़ा देगा। द ऑपरेशन ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी
and the act of consumer to equalize the utility of the commodity with its price result in the downward slope of the demand curve, ठीक है। उसके बाद अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स। अब अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स क्या है कि ये एक मान लो ये एक जो रिच क्लास वाले यूज़ करती है, और ये मिडिल क्लास वाले प्रोडक्ट यूज़ करती है। अब और ये पुअर क्लास वाले प्रोडक्ट यूज़ करती है। तो क्या हुआ कि जो मिडिल या रिच क्लास वाला जो एक प्रोडक्ट है इनका, इसकी प्राइस गिर गई, इतनी गिर गई कि अब मिडिल वाले उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो एक नया सेक्शन ऑफ सोसाइटी जब उसको अफोर्ड कर सकता है तो नए कंज्यूमर्स आ गए, तो नए कंज्यूमर्स आ गए तो डिमांड बढ़ गया। हाँ, when the price of the commodity falls, more consumers start buying it because some of those who could not afford to buy it earlier may now be able to buy it। जो मिडिल क्लास अगर जो पहले नहीं कर सकते थे उसको बाय, अब बाय कर सकती है। डिफरेंट यूजेस, अब जैसे ये है, अगर बिजली के रेट अगर बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं तो लोग लिमिटेड यूज़ ही करेंगे, लेकिन अगर बिजली सस्ती होगी एकदम से तो जो लोग हैं वो कोशिश करेंगे कि इफ़ द प्राइजेस ऑफ सच कमोडिटी फॉल, तो वो बिजली वो और काम शुरू कर देंगे, वो बिजली को अच्छे और ज़्यादा यूज, जैसे दूध है, अगर दूध की प्राइस कम होगी तो लोग कहेंगे मेरे को तो पनीर खाने का भी मन करता है, तो दूध का पनीर निकाल कर भी खाया करेंगे। तो डिफरेंट यूजेस में लगा देंगे, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का, हर एक कम्युनिटी के डिफरेंट यूज़ होती है। तो अगर प्राइस गिर गई तो वो डिफरेंट यूजेस में भी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अब कुछ है एक्सेप्शंस कि लॉ ऑफ डिमांड की कुछ एक्सेप्शंस है। सो अब देखना है कि एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब जब प्राइस बढ़ेगा तब तक डिमांड कम होगी, और जब तक डिमांड बढ़ेगी तब तक, बल्कि जब जब प्राइस कम होएगा तब तक डिमांड जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं कि ये सारे केस में, और ये सारे गुड्स है इसमें थोड़े बहुते, और थोड़े बहुते केसेस है, इन सब के केस में ऐसा नहीं होता। लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी, या फिर अगर प्राइस कम भी हो जाए या बढ़ भी जाए तब भी डिमांड चेंज नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले ये है इसमें कुछ एजम्पशंस होती है लॉ ऑफ एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड में। वो एग्जम्पशंस क्या है कि जैसे हम कहते हैं ना कि अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, तो अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट में सबसे तो पहले तो प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड कांस्टेंट रहता है, उसके बाद इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स कांस्टेंट रहती है, उसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद अब ये 8 केसेस बता रखे हैं, 7 केसेस बता रखे हैं एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड की। सबसे पहला है कॉन्स्पिशियस गुड्स। अब सबसे पहला कॉन्स्पिशियस गुड, और थर्ड नंबर पे कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज़। तो ये दोनों एक जैसे ही हैं, और इन दोनों का मतलब मैं साथ में बताता हूँ आपको। जो कॉन्स्पिशियस है उसका मतलब होता है प्रेस्टिजियस, जो वैल्यूएबल है, जो आम देखने को नहीं मिलता, जिसको देखकर वर्बल इफेक्ट होता है। वर्बल इफेक्ट हमने पीछे पढ़ा था ना कि जैसे वर्बल इफेक्ट ये कहता है कि सबसे अलग रहने, जिनको सबसे अलग रहना पसंद है, तो वर्बल इफेक्ट ये है कि ये सबके पास है तो मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को इससे ऊपर वाला चाहिए। तो कॉन्स्पिशियस मतलब, कॉन्स्पिशियस गुड्स वो भी होते हैं जैसे कि डायमंड, एग्जांपल है डायमंड। अब डायमंड की जब जब प्राइस बढ़ेगा तो वो उतना ही कॉन्स्पिशियस और होता रहेगा, उतना ही प्रेस्टिजियस और होता रहेगा, और उतनी ही उसकी डिमांड बढ़ेगी। कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन यही है कि जब जब अगर कॉन्स्पिशियस गुड्स की डिमांड जब बढ़ती है, जब प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड बढ़ती है कम होने की वजह से, क्योंकि जो कंज्यूमर्स है वो मेजर करते हैं उसकी यूटिलिटी उसकी प्राइस से, ठीक है। और जो कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी है ये थोड़ा थोड़ा सा अलग है इससे। नेसेसिटी आ गई है ना इसमें, इसमें नेसेसिटी मतलब ऐसे गुड्स, ऐसे इसके इसमें एग्जांपल लो आप एसी का, कि ऐसे गुड्स जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन जो डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट है कि दूसरों के पास है तो हमारे पास भी होना चाहिए, तो कॉमन चीज़ होगी है। अब इसका एग्जांपल है एसी, कि एसी वैसे तो कॉन्स्पिशियस चीज़ है कि सबको, एक नेसेसिटी तो है नहीं ना, लेकिन डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट के कारण हमें लगता है कि वो नेसेसिटी है। तो ये एसी, टीवी, रेफ्रिजरेटर, ये सारी ये मोबाइल फ़ोन्स भी आते हैं इसमें, ये सारे वोबली नेसेसिटीज़ है जो हमें लगता है नेसेसिटीज़ है, और उनके रेट बढ़े जा रहे हैं। अगर हम देखें तो रेट बढ़े जा रहे हैं और इनकी डिमांड भी बढ़ रही है, तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता। उसके बाद आता है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स जो है ये सर रॉबर्ट गिफन, इनके नाम पे ये गुड्स रखे हुए हैं गिफन गुड। इन्होंने ही बताया था कि कुछ ऐसे गुड्स है जिनकी प्राइस हम जितने मर्जी बढ़ा ले, या जिनकी प्राइस हम जितनी मर्जी कम कर ले, उनकी डिमांड
कांस्टेंट ही रहती है। और इसका एग्जांपल है कि जो चीपेस्ट फूड आर्टिकल है, जैसे ब्रेड है। अब ब्रेड है, किसी की इनकम अगर बहुत ज़्यादा भी बढ़ गई तब भी वो ब्रेड तो उतनी ही कंज्यूम करेगा, और अगर बहुत ज़्यादा कम होगी तब भी, क्योंकि ब्रेड तो एक बेसिक नेसेसिटी है, तो वो उतनी ही कंज्यूम करेगा। तो इसके केस में चाहे प्राइस बढ़े या कम हुए, उसका बहुत या कोई भी इफेक्ट नहीं होता डिमांड पे। बल्कि ऐसा होता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा, अगर ब्रेड का प्राइस बढ़ गया तो अगर ओवरऑल प्राइस बढ़ गया तो लोग जो ब्रेड और मीट खाते हैं तो उनके लिए मीट ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो वो मीट से कटकर ब्रेड पे आ जाएगी। तो एक तरह से जब जब प्राइस बढ़ेगा तो एक तरह से डिमांड भी बढ़ेगी। तो गिफिन गुड्स यही है। और गिफिन गुड्स जो होते हैं, सारे के सारे गिफिन गुड्स जो होते हैं इन्फीरियर गुड्स होते हैं, लेकिन सारे के सारे इन्फीरियर गुड्स जो होते हैं वो गिफिन गुड नहीं होते। ठीक है, ये था सेकंड नंबर वाला, सेकंड नंबर ऑफ एक्सेप्शंस। और डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करता है ये डिमांड और प्राइस डिमांड के बीच में। उसके बाद है पार्ट नंबर 4, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस। अगर इन जनरल पूरी सभी कंज्यूमर्स को लगता है कि किसी एक गुड की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है फ्यूचर में, कि हमें लग रहा है कि फ्यूचर में अभी जनवरी चल रहा है और हमें लग रहा है कि मार्च से नहीं, फेब से मार्च के महीने में ये गुड की प्राइस 200 से 2000 पे पहुंचेगी, और अभी ये गुड की प्राइस है 100 रुपये, और अभी भी ये बढ़ रही है, मतलब फरवरी तक 200 आएगी, और फिर लोगों को लग रहा है कि 200 से 2000 पहुंचेगी, एकदम से बहुत ज़्यादा आएगा। तो इस केस में प्राइस तो बढ़ ही रही है, लेकिन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अमंग द कंज्यूमर ये है कि इसकी प्राइस आगे बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसकी वो लोग पैसे बचाने के चक्कर में डिमांड अभी बढ़ा देगी बहुत ज़्यादा। तो इस केस में प्राइस भी बढ़ रही है और डिमांड भी बढ़ रही है। तो यही एक एक्सेप्शन है इसकी कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस। अगर यही केस लो में भी हो सकता है कि प्राइस गिर रहे हैं तो, और लोगों को लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस और गिरेगी, तो वो कम से कम कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी डिमांड भी कम होती जा रही है। ठीक है, उसके बाद ये जो हम एजम्पशंस लेते थे लॉ ऑफ डिमांड में, कि ये हम लेते थे कि जो कंज्यूमर है वो रैशनल कंज्यूमर है। ठीक है, मतलब समझदार कंज्यूमर है, उसको पता है कि ये चीज़ सस्ती हो गई है तो इसको ज़्यादा कंज्यूम करो, ऐसा ऐसा। लेकिन ये फिफ्थ एक्सेप्शन में है कि अगर कंज्यूमर को इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है या फिर उसका इरेशनल बिहेवियर है, मतलब या तो उसको ये चीज़ ये वाला कॉन्सेप्ट पता नहीं है कि अभी सस्ता है तो ज़्यादा क्वांटिटी में डिमांड कर लो, खरीद लो, या फिर उसको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, तो इस केस में लॉ ऑफ डिमांड एक्सेप्शन में आ सकता है। उसके बाद डिमांड फॉर नेसेसिटीज़, कि जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है उसका प्राइस जितना मर्जी चेंज हो जाए, वो तो नेसेसिटीज़ है, वो तो कंज्यूम करनी ही करनी है, तो प्राइस उसका जितना मर्जी बढ़ जाए वो तो कंज्यूम होगी क्योंकि वो नेसेसिटीज़ है। उसके बाद है स्पेकुलेटिव गुड्स। स्पेकुलेटिव गुड्स मतलब जो स्टॉक एंड शेयर्स होते हैं। तो जब जब स्टॉक ये स्पेकुलेटिव मार्केट में क्या होता है, मार्केट में क्या होता है, जब प्राइस बढ़ता है तो लोगों को लगता है, ये एक तरह से फ्यूचर एक्सपेक्टेशन वाले पॉइंट में ही कवर होता है, कि जब प्राइस बढ़ता है शेयर्स या कमोडिटीज़ का, स्टॉक और शेयर्स का, तो लोगों को लगता है कि और बढ़ेगा, तो उसकी डिमांड भी बढ़ती है। और जब प्राइस घटता है तो लोगों को लगता है कि और घटेगा, तो उसकी डिमांड भी घटती है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड इम्प्लीमेंट नहीं होता। ठीक है, उससे अगला टॉपिक है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो जो डिमांड कर्व है वो कुछ ऐसा होता है। तो जब, और यहाँ पर प्राइस होता है, यहाँ पर डिमांड होता है जी। तो इस पॉइंट पे डिमांड कम है और प्राइस ज़्यादा है, और इस पॉइंट पे डिमांड ज़्यादा है और प्राइस कम है। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड कम होगी, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, नहीं, जैसे जैसे प्राइस कम होएगा वैसे वैसे डिमांड कम होगी। ठीक है,
तो इस चीज़ को कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में आता है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन तब होता है कि एक्सपेंशन तब होता है जब डिमांड बढ़े। डिमांड कब बढ़ेगी? जब प्राइस कम होएगा तब एक्सपेंशन हो जाएगी, और जब प्राइस बढ़ जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व को हम एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है। ठीक है। उसके बाद है इंक्रीज और डिक्रीज इन द डिमांड। तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में क्या होती थी? मूवमेंट होती थी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। इसमें डिमांड कर्व ही आगे पीछे शिफ्ट हो रहा है। उसमें मूवमेंट क्यों होती थी? उसमें क्योंकि प्राइस कम ज़्यादा होता था। इसमें प्राइस कम ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जो अदर फैक्टर्स है जिस पे डिमांड डिटरमाइन करती है, जो डिटरमाइन करते हैं डिमांड को, जैसे कि इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, टेस्ट, उसके बाद प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, ये सारी चीज़ें डिमांड को कम करती है, ज़्यादा करती है। ये यहाँ पर मूवमेंट नहीं हो रही, यहाँ पर शिफ्ट हो रही है डिमांड। या तो डिमांड ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है। ये चीज़ जो होती है प्राइस में चेंजेस के कारण नहीं होती, लेकिन जो मूवमेंट होती है वो प्राइस में चेंजेस के कारण होती है, नॉन प्राइस फैक्टर के कारण होती है ये चीज़, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। ठीक है। एनी चेंज इन एनी चेंज दैट इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड एवरी टाइम शिफ्टेड द डिमांड कर्व टू द राइट। जब डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है तो जो डिमांड कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और जब क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है तो वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पर डिफरेंस दे रखा है इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड के कारण, कि नॉर्मल गुड्स के इनकम जब राइज होगी, कि ये कॉजेज दे रखी है इंक्रीज इन डिमांड कब कब होएगा और डिक्रीज इन डिमांड कब होएगा। जब इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड के केस में अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और इनकम कम होएगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड भी कम हो जाएगी। उसके बाद इंक्रीज इन वेल्थ लिख रखा है, वो इनकम से रिलेटेड ही है। इंक्रीज इन वेल्थ बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड कम होएगी तो वेल्थ भी कम हो जाएगी। सब्स्टिट्यूट में के प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की, उसकी नहीं, मतलब जिससे रिलेटेड गुड की प्राइस बढ़ रहा है। और अगर कम हो जाएगी तो उसकी डिमांड, प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड भी कम हो जाएगी, उसकी नहीं, उससे के रिलेटेड गुड की। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड में अगर प्राइस फॉल करेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, इसमें प्राइस राइज करेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। उसका फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस राइज करेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, नहीं तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस कम होएगा तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और शिफ्ट अलोंग द डिमांड कर्व के बारे में बता रखा है कि ये प्राइस की चेंजेस के कारण होता है या अदर फैक्टर चेंजेस के कारण होता है। ये चेंज इन डिमांड होता है, ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है, ये होता है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, ये होता है इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि डिमांड और प्राइस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, लेकिन किस एक्सटेंड तक है, कि क्या उस रिलेशनशिप की डिग्री है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है कि 500 से 400 रुपये हुआ तो जो क्वांटिटी ऑफ सेल थी, जो क्वांटिटी डिमांडेड थी, वो 100 से 150 पहुंच गई। और दूसरा केस है कि 20 रुपये से 18 रुपये हुआ और क्वांटिटी डिमांडेड जो है 500 से 520 पहुंच गई। तो दोनों के केस में अलग अलग चीज़ हुई है। तो अब इसको कंपेयर कैसे करेगी? तो यहाँ पर आती है इलास्टिसिटी, कि कितना प्राइस का क्या इफेक्ट होता है। अगर प्राइस थोड़ा सा बढ़े तो डिमांड उसके हिसाब से कितनी बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी या थोड़ी सी ही बढ़ेगी, या बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। ठीक है। जैसे कि माचिस की डिब्बी, अगर माचिस की डिब्बी 2 रुपये की आती है, उसकी प्राइस 3 रुपये हो जाती है, तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है। और अगर सोने का रेट अगर 1-2 रुपये अभी बढ़ जाए तब भी उसकी डिमांड पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा।
Elasticity of demand measures the relative response of the amount purchased per unit of time to all the changes in any one of these independent variable while keeping other constant. अदर जो फैक्टर है उनको कांस्टेंट रखता है, और ये जो इलास्टिसिटी जो ऑफ डिमांड होता है वो प्राइस के रिलेटिव में ही होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन द प्राइस। अगर प्राइस की बेसिस पे नहीं कर रहे तो चेंज इन द जो भी फैक्टर ले रहे हैं वो उस पर आ जाएगा। ठीक है, आगे कुछ इलस्ट्रेशन दे रखी है कि 6 रुपये से 4 रुपये वो हो गया, और जो क्वांटिटी डिमांडेड है गुड्स में, गुड्स की वो इंक्रीज़ होगी 10 से 15। तो सबसे पहले परसेंटेज चेंज निकाल लेंगे, उसके बाद इलास्टिसिटी निकाल लेंगे। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है ये सारे के सारे। उसके बाद है पॉइंट इलास्टिसिटी। जब डिमांड कर्व में हर एक पॉइंट पे अलग अलग चेंज हो, मतलब जो चेंज इन द प्राइस है वो एस्टिमेट किया नहीं जा सकता, या बल्कि बहुत सारे इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, हर एक पॉइंट पे अलग अलग हो रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ चेंजेस हो रही है जिन्हें एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। तो उस केस में आता है पॉइंट इलास्टिसिटी। पॉइंट इलास्टिसिटी डिमांड कर्व के किसी एक पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकालती है। ठीक है, जो तो पॉइंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला ये होता है, इसमें डेरिवेटिव यूज़ होता है, डेरिवेटिव इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। तो ये डेरिवेटिव किसका होता है? डेरिवेटिव ऑफ द क्वांटिटी का होता है डेरिवेटिव। ठीक है, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑन द लीनियर डिमांड कर्व। जो लीनियर डिमांड कर्व होता है उसमें अगर इलास्टिसिटी निकालनी है तो उसका सीधा सा फॉर्मूला है कि अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट कर दो। उसके बाद है आर्क इलास्टिसिटी। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है आर्क इलास्टिसिटी। जब डिमांड कर्व में अगर हमें पूरे डिमांड कर्व का अगर नॉन लीनियर डिमांड कर्व हो और पॉइंट हमें पॉइंट इलास्टिसिटी ना निकालनी हो, हमें किसी एक पोर्शन की इलास्टिसिटी निकालनी हो, तब हम ये आर्क इलास्टिसिटी यूज़ करते हैं। इसमें होता क्या है कि अगर हमें किसी एक आर्क की इलास्टिसिटी निकालनी है तो वो दो पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं उस आर्क से, उन दो पॉइंटों के प्राइस और क्वांटिटी से आर्क इलास्टिसिटी निकलती है। तो इसका फॉर्मूला जो है वो ये है, ये इसको सोल्व करके लिख रखा है, लेकिन ये ज़्यादा इजी है कि क्वांटिटी 2 माइनस क्वांटिटी 1 अपॉन क्वांटिटी 2 प्लस क्वांटिटी 1 अपॉन प्राइस 2 माइनस प्राइस 1 अपॉन प्राइस 2 प्लस प्राइस 1 डिवाइड बाई 2, तो कट ही हो जाएगा। उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब अगला कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमने निकालनी सीख ली, अब उसको एनालाइज कैसे करें कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी कि कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकती है, तो उसको कैसे एनालाइज करें वो बता रखा है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली 0 टू इन्फिनिटी हो सकती है, वेरी कर सकती है। तो 4-5 केस है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 है, 1 है, 1 से बड़ी है, 1 से छोटी है लेकिन 0 से बड़ी है, और इन्फिनिटी है। ठीक है, तो इसको याद करने का भी तरीका बता रहा हूँ मैं, और उसका मीनिंग भी बता रहा हूँ। जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है 0 होती है, तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन
चेंज इन डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस। तो अगर ज़ीरो है तो इलास्टिस मतलब कि चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू ज़ीरो है। ज़ीरो को हम 0.1 लिख सकते हैं। तो इससे क्या कंक्लूड हो रहा है कि प्राइस चाहे जो मर्जी हो जाए, समझ रहे हो, कि जो डिमांड है वो तो ज़ीरो ही रहने वाली है, मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं आने वाला प्राइस पे। तो जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़ीरो होती है तो इसका मतलब है कि प्राइस में कोई भी जितना मर्जी चेंज आ जाए, क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना, उसमें ज़ीरो चेंज आएगा। उसके बाद जब वन होती है, इलास्टिसिटी वन होती है, तो अगर हम इसको लिखे चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू 1/1, तो इसका मतलब है जितना डिमांड में चेंज आएगा उतना एग्जैक्टली सेम ही उतना प्राइस में चेंज आएगा। अगर ग्रेटर देन वन है तो देखिए इसमें क्या होता है, ग्रेटर देन वन है अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन वन है तो जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, आप न्यूमरेटर को देखो, डिनोमिनेटर को ना देखो। जो ग्रेटर साइन है वो हमेशा न्यूमरेटर को ही देखना चाहिए, ग्रेटर और लेसर के साइन में। तो मतलब डिमांड जो है, जो चेंज इन डिमांड है वो ज़्यादा होगा। अगर इसको प्राइस को अगर हम यहाँ भी लेकर जाए तो चेंज इन डिमांड जो है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर, इसको चलो अगर वन से ज़्यादा है तो यहाँ पर टू लिख लेते हैं, मान लेते हैं। तो जो चेंज इन डिमांड है वो हमेशा चेंज इन प्राइस से ज़्यादा होगा, ठीक है। और अब वन वाला केस है तो इसमें हम मान लेते हैं, वन से छोटा चाहिए ना, तो 1/2 ले लेते हैं। तो इसमें जो चेंज इन डिमांड होएगा वो हमेशा लेस होगा चेंज इन प्राइस से। और इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी वाला थोड़ा, जो ये मैं लॉजिक बता रहा हूँ, कंफ्यूज कर सकता है। इन्फिनिटी में क्या होता है, चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू इन्फिनिटी, जो कि होता है 1/0। तो 1/0 इससे क्या कंक्लूड होता है, इससे ये कंक्लूड होता है, इसको याद करना पड़ेगा कि जब इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होती है तो अगर थोड़ा सा भी अगर प्राइस में चेंज आया तो डिमांड या तो बिल्कुल ही ज़ीरो हो सकती है, बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी ही हो सकती है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा सा होगा कि प्राइस अगर इस पॉइंट, या अगर पॉइंट प्राइस यहाँ पर है तो ज़ीरो है, यहाँ पर डिमांड ज़ीरो है। अगर प्राइस एक पॉइंट कम होता है तो डिमांड इन्फिनिटी बढ़ जाएगी, और पॉइंट यहाँ पर है, और अगर प्राइस थोड़ा सा भी इंक्रीज होता है तो डिमांड बिल्कुल ज़ीरो पहुँच जाएगी। इसे कहते हैं इन्फिनिटी इलास्टिसिटी, ठीक है। उसके बाद ये डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस नहीं दे रखा है, ये बता रखा है जो मैंने अभी आपको बताया, ज़ीरो और ज़ीरो से वन के बीच में, वन वन से बड़ा और इन्फिनिटी। तो ये सारा जो बता रखा है परफेक्ट, जो ज़ीरो होता है इसे परफेक्टली इन इलास्टिक कहते हैं, मतलब कोई बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं है। अगर वन से कम है तो इन इलास्टिक है, अगर वन है तो यूनिट इलास्टिसिटी है, और ग्रेटर देन वन है तो इलास्टिसिटी है, और इन्फिनिटी है तो परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है। उसके बाद टोटल आउटले मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी, ओके। अब आ गया है टोटल लेआउट मेथड। टोटल लेआउट मेथड में क्या होता है कि हमने प्राइस और डिमांड के बीच में तो रिलेशन देख लिया प्राइस इलास्टिसिटी से। तो टोटल लेआउट मेथड में क्या होता है कि जो टोटल रिवेन्यू होता है ना, उसको देखते हैं हम। टोटल रिवेन्यू क्या होता है, टोटल रिवेन्यू होता है न्यू इज इक्वल टू टोटल डिमांड इनटू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यही होता है टोटल रिवेन्यू का मीनिंग। तो जब प्राइस ऑफ द इलास्टिसिटी जब वन के इक्वल होती है और यूनिट होती है, ठीक है, तो उस केस में
जब प्राइस ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड 1 होती है, तो जितना प्राइस में चेंजेस आएगा उतने ही चेंजेस डिमांड में आएगा। अगर प्राइस 2% कम बढ़ेगा तो डिमांड भी 2% ज़्यादा बढ़ेगा, तो उसके हिसाब से, तो उस हिसाब में से जो टोटल रिवेन्यू है वो सेम रहेगा, ठीक है। और जब प्राइस ऑफ द इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिट होएगा, मतलब कि 1 से बड़ा होगा, तो उस केस में जब प्राइस में इंक्रीज आएगा तो जो टोटल रिवेन्यू है वो कम हो जाएगा जो एक्चुअल रिवेन्यू से था, क्योंकि जो प्राइस में इंक्रीज आएगा ग्रेटर देन 1 है, तो टोटल डिमांड अपॉन टोटल प्राइस इक्वल टू मान लेते हैं 2 है। तो प्राइस में थोड़ा सा चेंज आने पे डिमांड पे बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। तो इसका मतलब अगर प्राइस थोड़ा सा भी गिरा तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उससे टोटल रिवेन्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और डिमांड प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ा तो उससे डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और रिवेन्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ग्रेटर देन 1 में एक्सट्रीम चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। और प्राइस इलास्टिसिटी व्हेन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन इज लेस देन यूनिट, और यूनिट से कम है तो मान लेते हैं चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस है 1/2। मतलब प्राइस में जितना भी चेंज आए डिमांड में कम चेंज आएगा उसके रिस्पेक्ट में। तो अगर प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गया तो डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, थोड़ी सी ही बढ़ेगी। और प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो डिमांड भी थोड़ी सी बढ़ेगी। When as the result of increase in the price, the total expenditure made on the good that or the total revenue received increases. Or when as the result of decrease in the price, the total falls. अब प्राइस इंक्रीज करेंगे, प्राइस इंक्रीज होगा तो टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा, क्योंकि डिमांड उतना डिक्रीज नहीं होगी जितना प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। और जब प्राइस डिक्रीज होएगा तो डिमांड उतनी इंक्रीज नहीं होगी, तो भी टोटल रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो इस केस में जो रेवेन्यू है वो प्रोपोर्शनल होता है प्राइस, वो होता है प्रोपोर्शनल प्राइस के। और इस केस में सेम ही रहता है, ठीक है। The main drawback of this method is by using we can say whether the demand of the good is elastic or inelastic. We cannot find the exact coefficient of the, हम exact value नहीं निकाल सकते प्राइस इलास्टिसिटी की, हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। तो यहाँ पर बता रखिए कि टोटल रिवेन्यू जो है वो प्राइस मल्टीप्लाई बाय द क्वांटिटी सोल्ड के इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद है टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू यही बताया आपको, प्राइस इनटू द क्वांटिटी सोल्ड होता है। अगर यूनिट इलास्टिक है तो नो चेंज इन द रिवेन्यू आएगा जब प्राइस में चेंज होएगा, डिक्रीज या इंक्रीज होएगी। जब डिमांड इन इलास्टिक होएगी, जब लेस देन 1 होएगी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो जब प्राइस बढ़ेगा तो टोटल रिवेन्यू भी बढ़ेगा, और जब प्राइस घटेगा तो टोटल रिवेन्यू भी घटेगा। और जब ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक होएगी, मतलब ग्रेटर देन 1 होएगी, तो जब प्राइस बढ़ेगा तो टोटल रिवेन्यू कम हो जाएगा, और जब प्राइस गिरेगा तब टोटल रिवेन्यू भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि प्राइस को क्या डिटरमाइन करता है। जैसे हमने पहले किया था डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, कि क्या फैक्टर्स पे डिमांड डिपेंड करती है। ये 9 फैक्टर्स हैं जिन पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड करती है। सबसे पहले है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, कि जितने ज़्यादा सब्सटीट्यूट होएगी अवेलेबल उतने ज़्यादा इलास्टिसिटी होएगी। मान लो टी का ही एग्जांपल लेते हैं। जब टी है, टी का अगर थोड़ी सी भी प्राइस बढ़े
तो जो टीके है वो सारे के सारे बल्कि मेजोरिटी कॉफ़ी पे शिफ्ट कर देगी, क्योंकि उनके पास सब्सटीट्यूट है। तो और टी का थोड़ा सा भी प्राइस कम हुए तो कॉफ़ी वाले भी टी के पास आ जाएगी। तो जितना ज़्यादा क्लोज सब्सटीट्यूट होएगा उतनी ज़्यादा इलास्टिक होगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, उसके बाद द पोजीशन ऑफ द कम्युनिटी इन द कंज्यूमर बजट। अगर अगर कोई चीज़ है, अगर बहुत कम बजट ले रही है, अगर जैसे हमारा किसी परिवार का या किसी कंज्यूमर का 100 रुपये का खर्चा है, उसमें से वो 2 रुपये देते हैं सॉल्ट के लिए, अब और 20 रुपये देते हैं एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो सॉल्ट में 2 का अगर 2.5 भी बन गया या 2 का 1.5 भी बन गया, तब भी उन्होंने सॉल्ट तो उतना कंज्यूम करना है, तो इतना तो डिमांड में कोई फ़र्क नहीं आने वाला। तो वो बन जाएगा इन इलास्टिक, जिसमें कम जो फ्रैक्शन ऑफ द बजट या फ्रैक्शन ऑफ द इनकम स्पेंड करता है हाउस होल्ड जिस प्रोडक्ट पे, वो हाईली इन इलास्टिक होता है। और अगर 20 का 25 बन गया, 20 का 15 बन गया, तो डिमांड पे खराब आएगा, तो सोचना पड़ेगा अरे यार ये ज़्यादा महंगा हो गया, इसको कम करो, या ये सस्ता हो गया, इसका बढ़ाओ। ठीक है ना, तो जो जितना ज़्यादा बजट होएगा उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होएगी। उसके बाद नेचर एंड द नीड ऑफ द कम्युनिटी सेटिस्फाई। अब लग्जरी प्रोडक्ट है, गुड्स है, तो उस केस में जितना ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा उतनी ज़्यादा डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक है, और जो नेसेसरी गुड है उनकी प्राइस जो होती है इलास्टिक नहीं होती। जो लग्जरी गुड है उनकी प्राइस जो इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो हाईली इलास्टिक होती है। और जो नेसेसरी गुड्स है वो तो चाहिए ही चाहिए, उसके तो थोड़े से पैसे भी बढ़ जाए, ज़्यादा ही भी बढ़ जाए, तब भी कंजम्पशन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि वो तो नेसेसिटी है। तो नेसेसिटी गुड्स इन इलास्टिक होती है। उसके बाद नंबर ऑफ यूजेस विच अ कम्युनिटी कैन बी पुट, कि दूध का एग्जांपल ले लेते हैं। दूध, अगर एक दूध का एग्जांपल ले लेते हैं और एक कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल ले लेते हैं, कि दूध के ज़्यादा यूजेस है और कोल्ड ड्रिंक का सिर्फ एक यूज़ है पीना। तो अब अगर कोल्ड ड्रिंक के प्राइस घट गए तो उसकी डिमांड थोड़ी सी बढ़ेगी, ठीक है ना, बल्कि इलास्टिसिटी उसकी कम होगी। लेकिन अगर दूध के प्राइस कम बने तो लोग सोचेंगे अरे पनीर भी बनाओ, दही भी बनाओ, ये करो वो करो, बहुत कुछ खाओ, लस्सी बनाओ। तो इस केस में तो थोड़े से भी प्राइस बढ़ने पे कम होने पे इलास्टिसिटी उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो हाईली इलास्टिक है। तो यूज़ पे भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ यूजेस पे ऑफ द कम्युनिटी। उसके बाद टाइम पीरियड। जब तक एक बंदे के बाद लोंगर द टाइम पीरियड हैज़ वन, उसके बाद मोर फैसिलिटी होगी टू मेक एडजस्टमेंट टू फाइंड सब्सटीट्यूट। तो जितना ज़्यादा टाइम उसको मिलेगा उतना ज़्यादा वो इलास्टिक होता रहेगा। ठीक है ना, वो सब्सटीट्यूट ढूंढ ही लेगा। अगर एकदम से पेट्रोल महंगा हो गया तो जो पेट्रोल चला रही है, पेट्रोल वाली गाड़ी चला रही है, वो एकदम से डीजल वाली कार पे तो शिफ्ट नहीं कर सकती, लेकिन उनको 1-2 साल का टाइम दिया जाए तो वो क्या पता कर भी जाए बेच बुचा के। उसके बाद कंज्यूमर हैबिट्स। इफ अ पर्सन इज अ हैबिचुअल कंज्यूमर ऑफ द कम्युनिटी, नो मैटर हाउ मच इट्स प्राइस चेंज, द डिमांड ऑफ द कम्युनिटी विल बी इलास्टिक। इफ द बायर हैव रिजिड प्रेफरेंस, डिमांड विल बी लेस प्राइस इलास्टिक। अगर कोई जैसे देखो, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कंज्यूमर की हैबिट में, अगर हम सिगरेट शराब को देखें तो लोगों की वो हैबिट बन जाती है। अब उनकी उसमें चेंजेस आने पे लोग, ऐसा तो है नहीं कि प्राइस के 1-2 रुपये, ये सिगरेट के 2 रुपये दाम बढ़ गए चलो अब से पीना शुरू, अब तो वो हैबिचुअल हो चुके हैं, वो उनकी हैबिट बन चुकी है। तो इस केस में वो इनइलास्टिक होती है, उनके प्राइस में बढ़ने घटने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता। उसके बाद टायर डिमांड टायर टू अदर नॉर्मली इनइलास्टिक। जैसे प्रिंटर और इंक है, तो प्रिंटर जब प्रिंटर की डिमांड बढ़ेगी तो जो इंक है ये टायर डिमांड है, कि इंक की जो डिब्बी आती है उसकी प्राइस इनइलास्टिक है, क्योंकि वो प्रिंटर से जुड़ी हुई है। प्रिंटर की डिमांड इलास्टिक होगी हाईली, लेकिन इंक की नहीं होगी, क्योंकि वो तो ज़रूरी है ही। उसके बाद प्राइस रेंज। जो ज़्यादा प्राइस की होती है वो जो बहुत ज़्यादा प्राइस के होते हैं वो, या बहुत कम प्राइस के होते हैं वो ज़्यादा इलास्टिक होती है। जैसे माचिस की डिब्बी और क्या लूँ और ले लेते हैं एक 20 लाख की गाड़ी। अब माचिस की डिब्बी की रेट 2 से 3 हो जाए तो इलास्टिसिटी बहुत कम हो जाएगी। लोग कहेंगे चलो यार 1 रुपये वाली भी मिलती है, 2 रुपये वाली भी मिलती है, 3 रुपये क्या कर दिया इन्होंने, शिफ्ट कर जाएगी। और 20 लाख वाली गाड़ी अगर 25 लाख में होगी या 15 लाख में होगी तो उसके कंज्यूमर शिफ्ट कर जाएगी। ठीक है, उसके बाद माइनॉरिटी कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स। ये टायर डिमांड जैसे ही है कि जो चीप रेट के होते हैं लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जैसे प्रिंटर और इंक का ही देख लो, इंक यहाँ पर चीप रेट का है और कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी।
तो ये सारे के सारे जो डिटर्मिनेंट्स है ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये कैसे हेल्प कैसे करता है कंपनीज को। तो ये सारी की सारी कंपनीज देखती है कि हमारा प्रोडक्ट कौन से उसमें फॉल करता है। तो अगर सीक्रेट वाली कंपनी है, उसको पता है कि हमारे नशेड़ी जो कंज्यूमर्स है वो हैप्चुअल हो चुका है, तो वो उन्हें पता है कि हमारा प्रोडक्ट इन इलास्टिक है, हम प्राइस बढ़ा सकते हैं, तो वो इंक्रीज कर सकते हैं प्राइस अगर इलास्टिक है। ठीक है ना। तो इन चीज़ों की फैक्टर्स की नॉलेज रखना भी कंपनी को बहुत ज़रूरी होता है। अब है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी हमने देखा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें क्या होता है, चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन इनकम होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन द डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस होता था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। इसमें परसेंटेज चेंजेस ऑफ डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंजेस ऑफ इनकम आ जाएगा। ठीक है। इसमें भी अगर वैल्यू, अगर the portion of income spent on the goods remain the same as the income increases, then the income elasticity for that good is equal to 1। अगर जितना पोर्शन ऑफ इनकम बढ़ा उतना पोर्शन ही डिमांड बढ़ेगी, तो इनकम इलास्टिसिटी 1 होगी। अगर द पोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन गुड्स इंक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज, अगर जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज होती है जब इनकम इंक्रीज होती है, तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है। और व्हेन द पोर्शन ऑफ इनकम, जब डिमांड जो है वो कम हो जाएगी जब इनकम बढ़ेगी, तो इज लेस देन 1 होगी। ठीक है। और अगर डिमांड सेम होती है तो 1 होती है। ठीक है। अगर 0 होती है, एक सेकेंड, E इज इक्वल टू 1, E इनकम देन द इनकम ग्रेटर देन 1। ठीक है। अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 के इक्वल है, तो जो है इनकम में जो मर्जी चेंजेस आ जाए, डिमांड उतनी ही रहेगी, कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगी। और जब ग्रेटर देन और पॉजिटिव बल्कि 0 होगी, तो जब जब इंक्रीज होएगा इनकम में, तब तब इंक्रीज होगा डिमांड में। इसके बाद आता है व्हेन द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव तब होती है जब डिमांड जो है कम हो जाए, जब इनकम बढ़े। ये जो था ये पोर्शन ऑफ इनकम के ऊपर था, और इलास्टिसिटी और पोर्शन ऑफ इनकम के था। और ये डिमांड के ऊपर है, डिमांड ऑफ द गुड के ऊपर है। तो ये कुछ एग्जांपल दे रखे थे। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ हाउस होल्ड राइसेस, द इनकम ऑफ द इनकम इतने परसेंट इंक्रीज हुई है और वीट की इतनी परसेंट इंक्रीज हुई है, तो 2 आएगी इसकी वैल्यू। सॉरी 2 नहीं आएगी, 1/2 आएगी। तो ये नॉर्मल कोट में आता है। यहाँ पर इन्होंने रिमार्क में नॉर्मल ये लग्जरी, नेसेसरी और इन्फीरियर गुड्स का जिक्र किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यही क्लासिफिकेशन के। ठीक है ना। बस ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। An important feature of income elasticity
that income elasticity differ in short run and long term. Nearly all goods services, the income elasticity of demand is larger in long run. जो लॉन्ग रन में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ज़्यादा ही रहती है, क्योंकि एकदम से इनकम बढ़ती है तो सेविंग मतलब सोचता है कि सेविंग करो, फिर वो सोचता है कि इनकम बढ़ चुकी है, लॉन्ग रन में वो सोचता है कि इनकम बढ़ चुकी है, चलो डिमांड भी बढ़ाओ। ये इलस्ट्रेशन दे रखी है। कि जो इनकम है वो 10% बढ़ी, और जो सेल थी न्यू कार की इसमें 500 रुपये इंक्रीज़ हुआ, ओ सॉरी इंक्रीज टू 500, ये 500 तक पहुंच गई और इसमें ये डिक्रीज होगी इतना, तो बताना है इलास्टिक है, तो प्लस नेगेटिव में आ जाएगा। तो इन्फीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स बता देंगे। उसके बाद है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये बता रखा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या बल्कि जो रिलेटेड गुड्स है उसके प्राइस में अगर चेंजेस आए तो जो डिमांड ऑफ देयर लाइक द ओरिजिनल कमोडिटी जिससे वो रिलेट कर रही है उस पे क्या इफेक्ट आएगा। तो रिलेटेड गुड में कॉम्प्लीमेंट्री और सब्सटीट्यूट गुड दो आते हैं। तो अदर थिंग रिमेन कॉन्स्टेंट मतलब कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर और द प्राइस ऑफ द कमोडिटी जिसके ये दोनों सब्सटीट्यूट है। तो फिर सब्सटीट्यूट की जब प्राइस कम होते हैं तो इसकी डिमांड जो अपनी गुड्स की डिमांड जो है ये भी कम हो जाती है। तो इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि जो प्राइस ऑफ द अगर कमोडिटी प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट गुड अगर इंक्रीज़ होगा तो डिमांड उसकी डिक्रीज़ हो जाएगी, और इसकी डिमांड डिक्रीज़ होएगी तो अपनी कमोडिटी वाली की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और इस केस में कि अगर प्राइस जो है सब्सटीट्यूट गुड का कम हो जाएगा तो इसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी तो जो कमोडिटी की डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो इस केस में ये दोनों डायरेक्टली रिलेशनशिप शो करते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री के केस में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्स रिलेशनशिप शो करती है। ठीक है। और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसे कहते हैं कि परसेंटेज चेंज। अगर इसका पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है इलास्टिसिटी। अगर पॉजिटिव है तो सब्सटीट्यूट गुड है और नेगेटिव है तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज used by the manager while making the decision making regarding the changes in the price of his product which have substitute and complementary। मतलब कि चीनी वाली जो इंडस्ट्री है वो सोचेगी कि गुड़ और बाकी जो चीनी के शुगर फ्री वगैरह होते हैं इनके क्या प्राइस की सिचुएशन चल रही है, तो उससे डिसीजन मेकिंग बहुत इफेक्ट होगा। ठीक है। ये कुछ इलस्ट्रेशन है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी है कि कितनी परसेंट हम एडवर्टाइजमेंट बढ़ाएंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे प्रोडक्ट की, उससे क्या डिमांड कितनी डिमांड इफेक्ट होगी। अगर थोड़े से बढ़ाने पे बहुत ज़्यादा डिमांड इफेक्ट हो जाती है तो अच्छी बात है, तो बढ़ाना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ाने पे डिमांड इफेक्ट तो बिल्कुल कम डिमांड इफेक्ट होती है तो नहीं करना चाहिए। जीरो है मतलब जितनी मर्जी एडवर्टाइजमेंट कर लो डिमांड तो उतनी ही रहनी है, कोई चेंज नहीं आना। अब उसके बाद है डिमांड फोरकास्टिंग, लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। तो इसमें से मैं इंपॉर्टेंट बताते रहूँगा आपको मैं। अगला टॉपिक है डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग का मीनिंग होता है कि नोइंग एंड मेजरिंग। सबसे पहले तो पता करना कि क्या स्टेटस होगा। नोइंग एंड मेजरिंग द स्टेटस एंड द नेचर ऑफ द इवेंट और वेरिएबल बिफोर इट अकर। बल्कि जो फ्यूचर वेरिएबल और जो फ्यूचर इवेंट्स और वेरिएबल होते हैं उनको सबसे पहले तो जानना और फिर मेज़र भी करना कि कितने क्या स्टेटस होगा उनका, क्या नेचर होगा। तो इसे कहते हैं डिमांड फोरकास्टिंग। ये जनरली डिमांड से रिलेटेड होती है कि डिमांड फ्यूचर में क्या होगी और कितनी होगी। नोइंग की पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, और मेज़र करना कि क्या इलास्टिसिटी होगी, ये मतलब कि कितने उसको कार्डिनल नंबर में कन्वर्ट करना। ठीक है। उसके बाद डिमांड फोरकास्टिंग जो है वो आर्ट भी है, साइंस भी है। ठीक है।
क्योंकि इसमें कस्टमर के जो पास्ट ईयर बिहेवियर है उसको एनालाइज किया जाता है टू मेजर द फ्यूचर डिमांड, और ये फैक्ट्स पे बेस होता है, इसलिए साइंस भी आ जाता है। ठीक है, इसकी यूज़फुलनेस कैसी है? ये डिमांड फोरकास्टिंग करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़फुल कैसे है? सबसे पहले तो अगर डिमांड फोरकास्टिंग मास प्रोडक्शन में हेल्प करता है कि अगर अगर डिमांड फोरकास्टिंग से हमें पता चल रहा है कि ज़्यादा डिमांड आएगी, कि मास प्रोडक्शन में कितनी डिमांड आएगी, कितनी प्रोडक्शन करें हम कि हमारा ना सरप्लस रहे ना डेफिशिएंट रहे, मतलब कि इफ़ेक्टिव डिमांड रहे। तो उसके लिए मास प्रोडक्शन करने के लिए डिमांड फोरकास्टिंग बहुत हेल्प करता है। उसके बाद है बजट प्लानिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल में होता है कि पहले से ही हमें पता है कि हमें क्या बनाना है, कितना बनाना है, तो बजट हम प्लान कर सकते हैं, उससे कंट्रोल कॉस्ट भी कंट्रोल हो सकती है। इन्वेंट्री हम मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं इन अकॉर्डिंग टू डिमांड एक्सपेक्टेशन, की डिमांड अगर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है तो ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी की अगर हमें पता चलेगा ये डिमांड नहीं एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी फॉर डिमांड कितनी होगी, तो उस हिसाब से हम अब स्कोप बता रखा है, डिमांड फोरकास्टिंग का स्कोप बता रखा है कि जो डिमांड फोरकास्टिंग है वो नेशनल भी हो सकती है, इंटरनेशनल भी हो सकती है, वो टाइम वाइज भी हो सकती है, एरिया वाइज भी हो सकती है, मैक्रो लेवल पे भी हो सकती है, कि पूरी इंडस्ट्री के लिए भी हो सकती है, फर्म के लिए भी हो सकती है। ओके, अब टाइप्स बता रखे हैं ऑफ फोरकास्ट। इसमें थोड़ा इन्होंने फॉर्मेट कलर सा दे रखा है कि एक होता है मैक्रो लेवल फोरकास्ट जो डील करता है इन जनरल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से, एक होता है इंडस्ट्रियल लेवल फोरकास्ट जो पूरी एक इंडस्ट्री को देखता है, पूरी की इंडस्ट्री, जैसे पूरी एक सोप इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, पेंसिल इंडस्ट्री, बुक इंडस्ट्री। ओके, और एक है फर्म की, स्पेसिफिक एक फर्म, एक ब्रांड की जो प्रोडक्ट बनाना है उससे रिलेटेड डिमांड फोरकास्टिंग की, उस ब्रांड से की क्या फोरकास्ट होगी। ठीक है, और बेस्ड ऑन द टाइम पीरियड अगर हम देखें तो कि शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग हो सकती है, लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग हो सकती है। ये 6 मंथ यहाँ कट ऑफ है, अगर 6 मंथ से कम है तो शॉर्ट टर्म होगी, और 6 टर्म से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग होगी। उसके बाद डिमांड डिस्ट्रिक्शन की, ये जो गुड्स डिमांड जो होती है, ये जैसे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिमांड अलग अलग होती है, मतलब डिमांड को डिस्टिंग कैसे करें कि डिमांड जो है किन जो प्रोडक्ट पे इसके बेस पे डिफर कर सकती है। जैसे डिमांड जो है प्रोड्यूसर हो सकती है, कंज्यूमर गुड्स की हो सकती है, प्रोड्यूसर गुड्स की होती है, ड्यूरेबल गुड्स की हो सकती है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स की हो सकती है, ड्राइव्ड डिमांड हो सकती है, ऑटोनोमस डिमांड हो सकती है, इंडस्ट्री डिमांड हो सकती है, पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड डिमांड हो सकती है। जो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, जो अदर गुड्स की प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, डायरेक्टली फाइनल कंज्यूम नहीं किए जाते, उन्हें कहते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। और कंज्यूमर गुड्स वो भी होते हैं जो फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ड्यूरेबल गुड्स वो भी होते हैं जो एक बार से ज़्यादातर यूज़ किए जा सकते हैं, और नॉन ड्यूरेबल वो भी होते हैं जो ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं किए जा सकते, लंबे टाइम तक। ठीक है ना। ड्राइव डिमांड वो होती है जो किसी और कम्योडिटी पे डिपेंडेंट होती है, किसी और कम्योडिटी की डिमांड होगी तभी इसकी डिमांड होगी और वो जो दूसरी कम्योडिटी होती है उसे कहते हैं पेरेंट प्रोडक्ट। और ऑटोनोमस डिमांड वो होती है जो सिर्फ इंडिपेंडेंट होती है टू द डिमांड्स ऑफ अदर गुड्स। ड्राइव डिमांड जैसे कि प्रिंटर और उसका इंक, तो प्रिंटर की जितनी डिमांड होगी उतनी इंक की ही होगी। ठीक है, उसके बाद है पार्ट डी में डिमांड फॉर द फर्म्स प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिमांड, की जो डिमांड है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की हो सकती है और एक पर्टिकुलर फर्म की हो सकती है। उसी जैसे अगर हम बात करें कि पेट्रोलियम की इंडस्ट्री में क्या डिमांड, पेट्रोलियम इंडस्ट्री की क्या डिमांड है, और इंडियन ऑयल की पेट्रोलियम ये क्या डिमांड हुई हो सकती है, तो इंडियन ऑयल स्पेसिफिक फर्म होगी और
जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री होगी एक एक तरह से इंडस्ट्री होगी। उसके बाद शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, जो जैसे एकदम से जैसे प्राइस बढ़े, एकदम से पेट्रोल की प्राइस बढ़े तो उसकी डिमांड एकदम से कम हो जाएगी, तो ये होगी शॉर्ट रन में डिमांड। लेकिन लॉन्ग रन में अगर हम देखें तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। तो लॉन्ग टर्म में लॉन्ग रन में अलग होता है और शॉर्ट रन में अलग होता है। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग द नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड्स। जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती है, जो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलते, उनके डिमांड्स क्या क्या किस किन फैक्टरों पे डिटरमाइन की जा सकती है। सबसे पहले है डिस्पोजेबल इनकम, कि जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी ज़्यादा डिमांड होगी। प्राइस, इसमें लॉ ऑफ डिमांड लग जाएगा, जितना ज़्यादा प्राइस उतनी कम डिमांड। उसके बाद डेमोग्राफी, कि उस एरिया या उस कंट्री की पॉपुलेशन की क्या हालत है, कि वहाँ चिल्ड्रन ज़्यादा है, बूढ़ी ज़्यादा है, कि ओल्ड एज पीपल ज़्यादा है। अगर चिल्ड्रन ज़्यादा है तो टॉयज़ की डिमांड ज़्यादा होगी, और अगर यंग पीपल ज़्यादा है तो ऑटोमोबाइल्स की डिमांड ज़्यादा होगी, और अगर ओल्ड जनरेशन ज़्यादा है तो जेनरिक प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा होगी। आगे बता रखे फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड फॉर ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड। द कंज्यूमर कैन पोस्टपोन द रिप्लेसमेंट ऑफ। अब ये 5 फैक्टर दे रखे हैं, इन पर डिपेंड करता है कि अगर अगर जैसे ड्यूरेबल गुड्स में ले लेते हैं, कार का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर किसी कंज्यूमर को नई कार लेनी है और उसकी, तो वो देखेगा सबसे पहले कि इसकी जो रिप्लेसमेंट है, ये नई कार जो लेनी है, इसको क्या इसकी ये चीज़ क्या पोस्टपोन की जा सकती है। तो वो अगर देखेगा कि हाँ इसकी मेरे पास पुरानी कार पड़ी है, 1 साल ज़्यादा चल सकती है, तो वो उसको पोस्टपोन कर सकता है उसकी रिप्लेसमेंट को। तो ये नई कार की डिमांड को कम कर देगा। लाइट गई है क्या? लाइट गई है क्या? और उसके बाद सेकंड बाहर देख जो फैक्टर है वो है स्पेसिफिक हमारी गई है, स्पेशल फैसिलिटी टू देयर हमारी गई यूजेस। है। ये बात कर। उसके बाद है स्पेशल फैसिलिटी फॉर द यूज़, कि अगर कार वाला एग्जांपल ही देखें तो कि जो कार को अगर पार्किंग चाहिए तो क्या वो वाली फैसिलिटी अवेलेबल है, अगर और या फिर कार का ही देखें तो कि क्या रोड्स अवेलेबल है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कार की रनिंग के लिए वो अवेलेबल है। तो अगर है, पार्किंग भी अवेलेबल है, रोड्स भी अवेलेबल है, तो वो फैक्टर भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है डिमांड ऑफ ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। उसके बाद अगर कार का एग्जाम्पल देखिए, अगर एक परिवार में 2 लोग कार चलाते हैं तो दोनों की ओपिनियन अलग अलग होगी, तो जितनी ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा ओपिनियन होगी, तो डिसीजन टू परचेज अफेक्ट हो सकता है, तो वहाँ से डिमांड अफेक्ट हो सकती है। उसके बाद रिप्लेसमेंट डिमांड, की replacement demand is an important component of the total demand of the durable. Greater the current holding of durable goods, greater will be the replacement demand. Therefore, all factors determine replacement demand should be considered as the determinant of demand for durable goods. रिप्लेसमेंट डिमांड भी बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड की डिमांड को, कि रिप्लेसमेंट जैसे कार बेचनी है तो क्या उसको जब रिप्लेस करेगी तो पुरानी कार की कोई मार्केट है, उसकी डिमांड है। उसके बाद प्राइस और क्रेडिट फैसिलिटी, अगर कार चाहिए लेकिन पैसे नहीं है तो क्या क्रेडिट फैसिलिटी है, या प्राइस की ये कार की प्राइस क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है डिमांड को। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स, सबसे पहले है कि जो प्रोड्यूसर गुड से कंज्यूमर गुड बनेंगे उनकी क्या डिमांड है। दूसरा फैक्टर है कि रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। तीसरा फैक्टर है कि साइज ऑफ द मार्केट क्या है, कि ये इसी से रिलेटेड है कि कंज्यूमर जो गुड है उनकी डिमांड क्या है। विद द फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्री प्रॉफिट मेकिंग क्या है। उसके बाद कि जो एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी है, कि कॉस्ट क्या होगी, कि कॉस्ट रिड्यूस होगी, मतलब कि कैपिटल इंटेंसिव होगी, टेक्नोलॉजी टेक्निकल इंसेंटिव होगी, क्या होगी। तो एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी है क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन द प्रोड्यूसर गुड विल बी ग्रेटर देन लोअर इंटरेस्ट रेट, कि जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो क्रेडिट फैसिलिटी है
वो कितनी है कि क्या कोई जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसी इन्वेस्टमेंट के सपोर्ट में है या नहीं है, मतलब कि बिजनेस को बढ़ावा देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोड्यूसर गुड्स के लिए। ठीक है, अब बता रखिए मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। सबसे पहला मेथड है सर्वे। ये सबसे मोस्ट डायरेक्ट मेथड है और शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ हम जैसे यूट्यूब पे भी अगर आप देखो या सोशल मीडिया पे कि तो डायरेक्टली कस्टमर से ही पूछा जाता है कि आप क्वेश्चनियर तैयार करके कस्टमर से ही पूछा जा सकता है, उनका सर्वे लिया जाता है। तो डायरेक्टली इंटरव्यू ऑफ द पोटेंशियल कस्टमर ही होता है इसमें। इसमें 3 तरह की सर्वे हो सकती है। कंप्लीट एनुमरेशन मेथड, जिसमें क्या होता है सारे के सारे पोटेंशियल कस्टमर जो होते हैं उनका इंटरव्यू लिया जाता है। सैम्पल सर्वे मेथड, जिसमें क्या होता है कुछ लोग साइंटिफिकली जो चूज़ होते हैं, जो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनका सर्वे लिया जाता है। उसके बाद एंड यूज मेथड, इसमें ये स्पेशली उनके लिए यूज़ होता है जो रॉ मटेरियल या इनपुट की जो इंडस्ट्री है। इसमें क्या होता है जो एंड कंज्यूमर होता है उसी का सर्वे लिया जाता है। सो अभी तक हम कर रहे थे डिमांड फोरकास्टिंग होता क्या है, अब हम देखेंगे डिमांड फोरकास्टिंग के मेथड कितने होते हैं। तो ये कुछ 6 मेथड दे रखे हैं इस बुक में, तो ये डिमांड फोरकास्टिंग के ये 6 के 6 हम देखेंगे और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मैं आपको मार्क करवा दूँगा। तो सबसे पहला जो सबसे मोस्ट कॉमन मेथड है सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन। इसमें क्या होता है डायरेक्टली हम ये सबसे डायरेक्ट मेथड है। इसमें क्या होता है डायरेक्ट इंटरव्यू कर देते हैं कि पोटेंशियल कस्टमर से पूछ लेते हैं, उनका इंटरव्यू कर लेते हैं कि आपको चाहिए क्या। और ये शॉर्ट रन में डिमांड को एस्टिमेट करने के लिए यूज़ होता है। ये मेथड आगे 3 तरह से कंडक्ट हो सकता है। एक तो इसकी सारे के सारे कस्टमरों का इंटरव्यू ले ली जाए, एक साइंटिफिकली कुछ लोग सेलेक्ट किए जाए जो पूरे सैंपल को, पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके, उनका उनका सर्वे लिया जाए। एक ये जो थर्ड है ये उन गुड्स के लिए है जो गुड्स इनपुट में यूज़ होती है। तो जो एंड यूज़र्स है ना उनसे ही पूछा जाता है। जैसे अगर डिमांड ऑफ इनपुट का सर्वे करना है तो जो इनपुट से जो आउटपुट बनेगा उसके जो कंज्यूमर्स होंगे उनका सर्वे लिया जाता है। तो इसे एंड यूज़ मेथड कहते हैं। ठीक है, इस पे जो सारा का सारा बर्डन है वो कंज्यूमर्स पे ही पड़ता है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के मेंबर हैं उन्हें ज़्यादा कुछ तो करना पड़ता नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू लेना होता है कंज्यूमर्स का। और ये ठीक नहीं माना जाता क्योंकि बायर्स खुद भी मिसजज हो सकते हैं। बायर को क्या पता हो कि उनको खुद भी शायद किसी बात में के बारे में नॉलेज ना हो। ठीक है, जब बहुत सारी बल्क ऑफ सेल करनी होती है तब ये मेथड यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में। ठीक है, उसके बाद है कलेक्टिव ओपिनियन मेथड। इसमें क्या होता है कि हर कंपनी के ना हर एरिया में कुछ सेल्समैन होती है जो उस एरिया का पूरा सेल्स वाला संभालती है। तो इंस्टेड ऑफ कस्टमर कंपनी उन सभी सेल्समैन को कलेक्ट करती है और उनसे डाटा पूछती है, उनसे ओपिनियन पूछती है। इसे ग्रास रूट मेथड अप्रोच भी किया कहता है। और वाइड रेंज ऑफ जो सेल्स पर्सनल होती है उनको यूज़ किया जाता है और उनसे नॉलेज गेन की जाती है। सेल्समैन आर रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट एक्सपेक्टेड सेल्स। वो अपने अपने एरिया की एक्सपेक्टेड सेल बता देते हैं कि इतनी इतनी होएगी। उसके बाद जो टोटल एस्टिमेट होते हैं उसको इसमें से जो बायस्ड ओपिनियन है उन्हें एलिमिनेट किया जाता है। और जो रिवाइज्ड ये एस्टिमेट होता है इसको फर्दर एग्जामिन किया जाता है कुछ फैक्टर के अंडर, जैसे कि प्रपोज चेंज इन द सेलिंग प्राइस, प्रोडक्ट डिज़ाइन, एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम, एक्सपेक्टेड चेंज इन द कॉम्पिटिशन। ऐसे ऐसे कुछ फैक्टर से इस रिवाइड एस्टिमेट को और ज़्यादा एग्जामिन किया जाता है। और ये मेथड सिंपल तो है लेकिन और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन पे भी बेस है, लेकिन ये जो है ये पर्सनल ओपिनियन पे बेस्ड है। तो ये वाला भी बहुत ज़्यादा अच्छा मेथड नहीं माना जाता, क्योंकि हो सकता है क्योंकि सेल्समैन भी अनअवेयर हो, सेल्समैन को पता ही ना हो कंपनी किस लिए पूछ रही हो। कि सेल्समैन क्या पता ये सोचे कि कंपनी मेरे ऊपर ज़्यादा, अगर मैं ज़्यादा सेल्स बता दूँ तो
मेरे पे ज़्यादा टारगेट ना देते, ऐसा कुछ का सेल्समैन क्या पता जो इकोनॉमिक मोटिव है वो ही ना समझ पाए कंपनी का। ठीक है। उसके बाद थर्ड जो कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव भी होता है, नहीं एक्सपेंसिव तो नहीं होता है, कि एक्सपर्ट एडवाइस ले लीजिए, कि ना कस्टमर से ना सेल्समैन से, सीधा कि सीधा एक्सपर्ट जो प्रोफेशनल्स है उस मार्केट में उनके पास जाओ और उनसे नॉलेज गेन करो फ्यूचर डिमांड के बारे में। क्वेश्चनेयर तैयार किया जाता है और उनसे पूछा जाता है एक्सपर्ट एंड आस्क टू प्रोवाइड फोरकास्ट एंड रीजन फॉर, फोरकास्ट भी पूछा जाता है और रीज़न भी पूछा जाता है क्यों क्यों होएगा। एक्सपर्ट प्रोवाइड विद द इंफॉर्मेशन एंड ओपिनियन फीडबैक टू अदर एट डिफरेंट राउट एंड रिवील द आइडेंटिटी ऑफ देयर ओपिनियन प्रोवाइडर। These opinions are exchanged among various experts. The process goes on until convergence of the opinion at arrive at, बल्कि जब सबके ओपिनियन एक जगह अराइव हो जाती है तब एक ओपिनियन बनता है, वही डिमांड फोरकास्ट होता है। ये स्पीड, ये जल्दी भी हो जाता है और चीपेस्ट भी है, तो ये एक अच्छा माना जाता है। उसके बाद जो फोर्थ है वो है स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिकल मतलब मेथड, इसमें किसी पर्सन से तो पूछा ही नहीं जाता ओपिनियन, इसमें बस स्टैटिस्टिक्स डाटा जो होता है, रो डाटा, उसको एनालाइज किया जाता है, उससे सेल प्रिडिक्ट की जाती है। जो साइंस रिलेटेबल एंड फ्री फ्रॉम सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी है इसमें, पर्सनल बाइस हो ही नहीं सकता क्योंकि ना किसी भी बंदे से नहीं पूछ रहे, डाटा से पूछ रहे हैं। उसके बाद इसमें भी दो तरह के मेथड हो सकते हैं। ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, इसे क्लासिकल मेथड भी कहते हैं और नेइव अप्रोच भी कहते हैं। ये जो ट्रेंड प्रोजेक्ट मेथड है ये एज्यूम करता है कि जो जिन फैक्टरों ने पास्ट ट्रेंड को डिटरमाइन किया था या अफेक्ट किया था वही फ्यूचर में भी करेगी और उसी मैनर में करेगी। और सेम एक्सटेंड तक करेगी। ये पॉपुलर टेक्निक है वैसे। और इसमें आगे दो तरीके से हो सकता है, एक ग्राफिकल और एक फिटिंग ट्रेंड इक्वेशन। तो ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, फ्री हैंड प्रोजेक्शन मेथड भी कहते हैं इसे, सिंपलेस्ट और लीस्ट एक्सपेंसिव होता है। इसमें क्या होता है, टाइम सीरीज़ के अकॉर्डिंग जो डेटा होता है वो कर देते हैं, जैसे ऐसे 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 ऐसे, तो इससे प्रेडिक्ट हो जाता है कि क्या हो जाएगा, क्या होने वाला है। जो डायरेक्शन होती है कर्व की वो शो कर देती है ट्रेंड को। इसका जो एक ही ड्रॉबैक है कि ये रिलायबल नहीं है, तो क्या फ़ायदा। उसके बाद फिटिंग ट्रेंड इक्वेशन, लीस्ट स्क्वायर मेथड इसे कहते हैं। इट इज़ अ मैथमेटिकल प्रोसीजर ऑफ फिटिंग अ लाइन टू द सेट ऑफ ऑब्जर्वेंट डाटा पॉइंट्स सच दैट द मैनर सम बिटवीन द कैलकुलेशन ऑफ द इज मिनिमाइज्ड। एक इक्वेशन सी बनाई जाती है इसमें कि एक की लाइन ऑफ डाटा को देखकर लाइन का, जैसे ऊपर ग्राफिकल मेथड में जो फिगर जो लाइन बनती है उससे एक इक्वेशन बनाते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन बनाते हैं और उसको यूज़ करते हैं। ये भी सिंपल और इनएक्सपेंसिव है, ये ज़्यादा रिलायबल भी है टू, ठीक है। इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द पास्ट रेट ऑफ द चेंजेस ऑफ वेरिएबल अंडरस्टैंडेबल। इसमें भी यही अजम्पशन है कि जो पास्ट रेट ऑफ वेरिएबल है वो कंटिन्यू करेगी फ्यूचर में। The major limitation of this method is that it cannot be used when the trend is cyclic with sharp turn, कि कुछ ज़्यादा ही शार्प टर्न्स हो कि ऐसे 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 ऐसे, तो हमें पता नहीं इस पॉइंट पे या ऊपर बढ़ेगा या एकदम से डाउन जाएगा, तो शार्प टर्न नहीं होनी चाहिए। टफ एंड पीक, इट ऑल्सो कैन नॉट द शॉर्ट टर्म फोरकास्ट नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म फोरकास्ट मतलब अगर हम यहाँ पर है, अगर मान लो हम यहाँ पर है तो हम ये नहीं बता सकते एकदम ऊपर जाएगा एकदम नीचे जाएगा, हम वैसे एनालिसिस बता सकते हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिकल मेथड में ही रिग्रेशन एनालिसिस होता है। दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर मेथड, सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड है। अंडर दिस मेथड द रिलेशनशिप एस्टेब्लिश बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड
and the independent variable such as income, price of the good, price of the related good. Once the relationship is established, we drive excessive equation assuming that the relation is linear. ऐसा सी कुछ इक्वेशन बनती है. Also, once the regression equation is derived, the value of x, that is the quantity demanded, can be estimated for any given value of x. ठीक है, यहाँ पर x ये वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो लिया है. ये प्राइस भी हो सकता है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड भी हो सकता है, और इनकम भी हो सकती है. जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वैसे ही है कि. उसके बाद जो फिफ्थ मेथड है वो है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट. इसमें क्या होता है, इसमें मैं आपको बताऊँ इसमें क्या होता है. ये एक्सपेरिमेंट करती है कि कुछ आम बंदों को लिया, क्लाइंट्स को लिया और उन्हें शॉपिंग मॉल में छोड़ दिया कि जाओ, और हज़ार रुपये दे दिए कि जाओ आप अपने घर के लिए सबसे ज़रूरी सामान ले आओ जो चाहिए आपको. तो उनका डेटा कलेक्ट कर देख लेते हैं कि किस चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड है. मार्केट स्टडी और एक्सपेरिमेंट में होता है. मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड भी कहते हैं इसे. इट कैन बी मैनिपुलेटेड. फॉर एग्जांपल, ये मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता. ये जो डाटा मैनिपुलेट किया जा सकता है उससे सेपरेट होता है, क्योंकि ये हमारे हाथ में होता ही नहीं है. अब तो इन लोगों की रिएक्शन हमारे हाथ में थोड़ा है, तो ये मैनिपुलेट नहीं किया जा सकते. अदर एज्यूम्पशन ये होती है कि अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट है. The response of the demand of such changes over a period of time are recorded and used for asserting the. हाँ, इनके जो वो होते हैं रिकॉर्ड किए जाते हैं इनके रिएक्शंस. फॉर एग्जांपल, पर ये मेथड जो है एक्सपेंसिव भी होता है लेकिन और टाइम कंज्यूमिंग भी है. इसका ये नुकसान है, और ये प्रैक्टिकली डिफ़िकल्ट भी है कि अगर होमोजीनियस मार्केट में होमोजीनिटी है, अगर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं तो वहाँ पर डिफ़िकल्ट है. ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है. तो इस मेथड को कंट्रोल्ड लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं या कंज्यूमर क्लिनिक भी कहते हैं. ठीक है, उसके बाद है बैरोमीटर फोरकास्टिंग. बैरोमीटर फोरकास्टिंग में क्या होता है, इस जो जितने भी अभी तक मेथड हमने देखे 5, इसमें क्या होता है कि पास्ट जो एक्सपीरियंस है, पास्ट में जो हुआ है उससे हम उसका ट्रेंड फॉलो करते हैं और हम पता करते हैं कि फ्यूचर में क्या होएगा, उससे फोरकास्ट करते हैं. लेकिन इस मेथड में पर जिस इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन होते हैं वहाँ पर, जैसे कि हाँ, तो जिस इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन होते हैं वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है पांचों की पांचों. इसलिए जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं इन्हें फाइंड करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू फाइंड द जनरल बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी, कि कब बूम आएगा, कब रिसेशन हो जाएगा. ऐसे अप्स एंड डाउन जो होते रहते हैं इकोनॉमी में, ये चीज़ पता करने के लिए, एक जनरल टर्निंग पॉइंट पता करने के लिए जनरल बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक्स हमें फाइंड करना होता है. तो जो मेट्रोलॉजिस्ट है वो बैरोमीटर यूज़ करते हैं टू फोरकास्ट बेटर. उसी तरह इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर यूज़ करते हैं to forecast the business activity. The information is then used to forecast the demand prospect of the product through not actually quantity demanded for this person, and index of relevant economic indicator is constructed. ठीक है, the movement in this indicator is used as the basis for forecasting like economic environment in near future. These are leading indicators, कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स एंड लैगिंग इंडिकेटर्स. ये लीडिंग इंडिकेटर्स हो सकते हैं, कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स हो सकते हैं और लैगिंग इंडिकेटर्स हो सकते हैं. लीडिंग इंडिकेटर्स मूव अप एंड डाउन अहेड और समटाइम्स इन सीरीज. कि लीडिंग इंडिकेटर्स ऐसे अप एंड डाउन लेकिन आगे ही मूव करते रहते हैं. फॉर एग्जांपल, हैवी एडवांस ऑर्डर फॉर कैपिटल गुड्स ऑफ एन एडवांस इंटीग्रेशन इकोनॉमी एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन परमिट फॉर न्यू हाउसेस विल बी अफेक्टेड बाय कोरस्पॉन्डिंग इंडिकेटर्स है. उसके बाद जो कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स होते हैं वो अप और डाउन स्टिमुलसली मूव करते रहते हैं एंड आर विटनेस एट अराउंड सेम टाइम.
at around the same time the changes of the signal occur. Since these happen almost in real life, they do not offer much of the predictive insight, but provide a fair reading of the current scenario. Figure in the retail sales, rate of unemployment, जो लैगिंग इंडिकेटर्स होती है वो कुछ टाइम लैग के बाद चेंज होते रहते हैं। लैगिंग इंडिकेटर उसे कहते हैं कोइंसिडेंटल, जो ऊपर नीचे स्टिमुलसली होते रहते हैं कि